नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त कई स्तरों पर जो है हलचल तेज है। एक तरफ सीएम सम्राट चौधरी का कैबिनेट एक्सपेंशन 4 मई के बाद होने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी चुनाव नतीजों के बाद ग्रैंड ओथ सेरेमनी चाहती है। वहीं खबर है कि नई कैबिनेट में 70% पुराने चेहरे ही रहेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें जेडीयू की नई रणनीति और सदन में पार्टी के चेहरे पर चर्चा हो सकती है। इसी बीच हरिवंश नारायण सिंह का तीसरी बार राज्यसभा उपसभापति बनना एनडीए के भीतर उनके मजबूत कद का संकेत देता है और आरजेडी में लालू यादव और तेज प्रताप यादव की मुलाकात ने वापसी की अटकलें तेज कर दी है। अब सवाल ये है कि ये सब महज संयोग है या बिहार में बड़ी राजनीतिक बदलाव की तैयारी है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम लोग कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब से बिहार में सीएम सम्राट चौधरी बने हैं तब से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में ये पॉसिबल है, लेकिन बीजेपी 4 मई को आने वाले 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार कर रही है ताकि जीत के मोमेंटम के साथ ग्रैंड ओथ सेरेमनी की जा सके। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि नई कैबिनेट में करीब 70% पुराने नीतीश सरकार वाले चेहरे रहेंगे, जबकि 30% नए फेस कास्ट और रिलीजन और रीजन बैलेंस के आधार पर रहेंगे। और इधर पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी अगर हम देखें तो 20 अप्रैल को अपने नए आवास 7 सर्कुलर रोड पर एक अहम मीटिंग बुलाई है उन्होंने, जिसमें जेडीयू के सभी एमएलएज और एमएलसी शामिल होंगे। इस बैठक में नई सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन और जनहित के मुद्दे और सदन में पार्टी के चेहरे को लेकर क्या रणनीति है, इस पर विचार हो सकता है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कैबिनेट एक्सपेंशन और जेडीयू की स्ट्रैटेजी एक साथ कोई बड़ा पॉलिटिकल संकेत देने वाली है क्या? जी, जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, तो जो भी आसाम में, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, वहां बिहार के कई नेता, खासकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो भी बहुत सारे एमएलए हैं, वो भी सब लोगों को वहां पे बतौर ड्यूटी लगाया गया है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करना ही स्वाभाविक है। एक तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वो बिहार के ही हैं, उनकी भी ड्यूटी है। साथ ही साथ अमित शाह वहाँ हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, वो भी वहीं सक्रिय हैं। दूसरी बात है कि जितने भी विधायक हैं बिहार के, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन लोगों में भी अगर एक तरीके की खबर जाए कि किसको बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, तो भी उससे उनका काम प्रभावित हो सकता है। तो बहुत ही सावधानी और सतर्कता से बीजेपी ने 4 मई या उसके बाद ही कैबिनेट विस्तार की योजना बनाई है। जो सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद बीजेपी के अंदर खाने में एक उबाल सा है, एक असंतोष है। और उसी असंतोष का एक झलक आपको विजय सिन्हा के प्रतिक्रिया में था, जब उन्होंने अपने आप को सिपाही कहा और शीर्ष नेतृत्व को कमांडर कहा था। तो हालांकि कोई अन्य नेता जो बीजेपी के कोई बड़ा नेता है, उन्होंने आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पे वो आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो है, एक उबाल है। तो नया मंत्रिमंडल जो होगा, इसका भी डैमेज कंट्रोल होगा। इसमें वो जिन जिन लोगों को बनाया जाता है, उन दो तरीके से उस पे होगा। एक तो ये कि क्या वैसे चेहरे को मंत्रिमंडल में प्रमुखता से स्थान दिया जाए ताकि आक्रोश कम है, और कुछ ऐसे चेहरे जो बेहद आक्रोश हैं, या ऐसी संभावना है कि कहीं वो मंत्रिमंडल में रहते हुए भी कोई नया इकरार शुरू न कर दें, तो हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं भी किया जाए। हालांकि उनको कोई और अन्य पद मिले, एक स्पीकर का पद है या कोई और बड़ा दायित्व मिले, लेकिन जो मंत्रिमंडल हो उसमें कम से कम बीजेपी के मंत्रिमंडल में कोई आपसी टकराहट न हो, इस तरीके की भी डिजाइन करनी है। तो वो सारा जो विमर्श होगा, वो चुनाव परिणाम के बाद ही होगा। दूसरी बात है कि जो नीतीश कुमार आगामी 20 तारीख को जो बैठक बुला रहे हैं, वो भी सदन में उनका नेता चुनना और जो मंत्रिमंडल में किनको मंत्री बनाया जाएगा, इस पे भी विमर्श है। और वहां भी कई लोगों को हटाया जाएगा।
कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी सीनियर हैं, वो खुद, जैसे कि विजेंद्र यादव ने कहा था कि हम बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बनाया गया है। लेकिन ये चीजें मंत्रिमंडल में नहीं होंगी। मंत्रिमंडल में हो सकता है कि कुछ बड़े नेता जो अब तक हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, मंत्री पद में भी रहे हैं, उनको शायद मंत्रिमंडल में जगह न मिले और कुछ नए चेहरे आए। नए चेहरों में कई नेता पुत्र आ सकते हैं जिन्हें जदयू के अंदर टीम निशांत कहा जाता है। एक टीम निशांत का भी एक नैरेटिव है जिसमें जदयू के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप जिसको टीम निशांत कहा गया है, यानी निशांत कुमार अभी भी पूरे जदयू का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, और उनका अपना ग्रुप है। तो नए लोग आएंगे जो जिनके पिता राजनीति में रहे हैं, जदयू की राजनीति में रहे हैं, तो वहां से भी एक समीकरण होगा। जो 20 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली है जदयू का, बीजेपी भी एक तरीके से समझ लीजिए कि हस्तक्षेप करेगी कि जदयू से कौन कौन मंत्री बने। जैसा कि होता है, जैसे कि नीतीश कुमार जब अपने पुराने तेवर में थे और मंत्रिमंडल का विस्तार करते थे, उस वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता था कि बीजेपी के किन नेता को प्राथमिकता दी जाए, और जिन चेहरे से नीतीश कुमार ज्यादा चिढ़ते थे उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं भी मिलती थी। ऐसे भी कई नेता हैं, और ये हर कोई जानता है कि सुशील मोदी जो बहुत ही प्रिय थे नीतीश कुमार के, तो वो डिप्टी सीएम बना करते थे। तो वही परिस्थिति यहाँ भी होगा कि सम्राट चौधरी को जदयू के जो नेता पसंद हैं, या बीजेपी को जदयू के जो नेता पसंद हैं, बीजेपी ये चाहेगी कि जदयू उन्हीं को अपना मंत्री बनाए। तो इस तरीके से एक जो खींचतान है, जो राजनीतिक खींचतान है, उसी का परिणाम है कि 20 अप्रैल को मीटिंग होगी और उसमें जदयू कोटे से कौन मंत्री बनेंगे ये तय होगा। दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा का जो आक्रोश है, वो आक्रोश माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण जो नाराजगी है, सब वो उनका आक्रोश उस तमाम नाराजगी को लीड करता है। तो ये भी एक कारण रहा, जब मुख्यमंत्री के चेहरे पे विमर्श हो रहा था, उसी वक्त तय हो गया था कि जो आक्रोश को डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगे हाथों मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा। मात्र बीजेपी से तो एक ही केवल मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम तो जदयू कोटे के हैं, तो एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाएगा। इस पे बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही बारीकी से विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि ये जो आक्रोश था वो इनकी घोषणा से नहीं, जैसे नाम की चर्चा दिल्ली में चल रही थी, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का आना जाना था, उसी वक्त ये झलक मिल गई थी कि ये बीजेपी के अंदर एक आक्रोश है, सम्राट चौधरी अगर बनाए जाएंगे तो आक्रोश होगा। तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के आक्रोश के कारण ही ये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ साथ मंत्रिमंडल के कुछ नेताओं का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया। तो वो भी एक कारण है, और ऐसा हो सकता है कि विजय सिन्हा को कैबिनेट में जगह न मिले। हालांकि उन्हें कोई बड़ा जगह मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति भी एक मंत्री बन जाए जिसका आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री के साथ टकराहट हो। बीजेपी के अंदर कोई दो ध्रुव नहीं हो। और एक बात और, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी गृह मंत्री किसको बनाती है। गृह मंत्री बनाने का मतलब यह है कि बीजेपी अपने अंदर पावर पॉइंट को संतुलित करके रखना चाहती है, क्योंकि बिहार में परंपरा रही है, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी थी जदयू, तो वो अपने पास हमेशा गृह मंत्रालय रखे हैं। लेकिन बीजेपी कई राज्यों में, जैसे आप गुजरात देख लें, आप छत्तीसगढ़ देख लें, मुख्यमंत्री कोई और है, गृह मंत्रालय किसी और के पास है। लेकिन बिहार में जो गृह मंत्रालय है वो एक पावर पॉइंट चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये भी देखने वाली बात है कि बिहार में गृह मंत्री बीजेपी किसे बनाती है। बिल्कुल सर, जैसे हम लोग विजय सिन्हा की नाराजगी का, तो मतलब खुलेआम जो नाराजगी, जिस तरह से उन्होंने कमांडर वाला बयान दिया, इससे पहले चर्चा थी, कांग्रेस हमेशा आला कमान का जिक्र करता था, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से पहली बार कमांडर एक शब्द आया। तो विजय सिन्हा की नाराजगी हम परसों से ही, जब से शपथ ग्रहण हुआ है तब से उसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पहले भी ये बातचीत हमेशा चल रही थी कि अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो विजय सिन्हा का गुट नाराज होगा और वो नाराजगी साफ झलकेगी।
खैर, लेकिन उसके अलावा एक और नाराजगी सामने आ रही है जेडीयू की तरफ से भी। श्रवण कुमार, कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार भी नाराज हैं। जिस तरह से श्रवण कुमार का भी बीच बीच में डिप्टी सीएम को लेकर जब कहा जा रहा था कि निशांत कुमार नहीं बनेंगे, तो विजय चौधरी के साथ एक और नाम जब आ रहा था तो विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, ऐसे 2-3 नाम जरूर आ रहे थे, उसमें श्रवण कुमार का नाम था। तो क्या श्रवण कुमार की ये नाराजगी डिप्टी सीएम नहीं बनाने को लेकर है? क्या है पूरा मामला? जी, श्रवण कुमार की नाराजगी है और ये बात मीडिया में भी है। वो डिप्टी सीएम ही बनना चाहते थे और डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए। डिप्टी सीएम बनने के कई अलग समीकरण हैं जिसके कारण विजेंद्र यादव को बनाया गया। लेकिन श्रवण कुमार चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बने या जो नई सरकार बने उसमें जदयू को जो लीड करे वो श्रवण कुमार ही रहे। उनके मन में ये भी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि वो विधायक दल का उनको नेता भी बना दिया जाए। तो श्रवण कुमार महत्वाकांक्षी हैं और लंबे समय तक कई लोग हैं जदयू में आए हैं जो नीतीश के बाद जदयू का अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे। उनमें एक श्रवण कुमार की भी चर्चा होती है और खासकर जातिगत समीकरण से श्रवण कुमार की जो महत्वाकांक्षा है उसकी दावेदारी भी जायज सिद्ध होती है। लेकिन श्रवण कुमार का अति महत्वाकांक्षी होना जदयू के लिए एक खटकने वाली बात है। तो ये भी देखने वाली बात है कि इस नए मंत्रिमंडल में ये श्रवण कुमार की कैसी स्थिति तय की जाएगी और साथ ही साथ उनकी भूमिका भी क्या होगी। एक ऐसी भी खबर है कि श्रवण कुमार किसी विधायक को डांट भी लगाए हैं कि वो निशांत कुमार को क्यों डिप्टी सीएम बनाने के लिए बार-बार मीडिया में बयान देते हैं। तो ये बातें हैं और ये बातें पब्लिक डोमेन में आई हैं। तो श्रवण कुमार एक महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ एक ये भी है कि जदयू में जो जदयू है वो निशांत कुमार के नेतृत्व में आने वाले 5 साल तक कैसे टिक पाएगा और उसी को टिकाने के लिए एक जो टीम बनाई जाए और उन टीमों को सरकार में प्रमुखता दी जाए। ये जो सरकार में जो मंत्री बने, जो प्रमुख या खासकर जो जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, उनका ऐसा ना हो कि वो बीजेपी के साथ उनका भी घालमेल हो जाए। क्योंकि अभी जदयू को ये डिकोड करना बाकी है कि उनके कितने ऐसे विधायक हैं, क्या विधायकों में भी कोई ऐसा है जो प्रो बीजेपी बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो एक उनकी एकजुटता कायम रहे, वो भी बागी ना हो, क्योंकि बहुत ही कठिन राजनीतिक स्थिति से जदयू गुजर रही है। तो इन तमाम बिंदुओं को सोचते हुए नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार किस तरीके से किया जाए और उनका तालमेल आगामी सरकार से रहे, क्योंकि ये सरकार में अगर कभी ऐसा ना हो कि जदयू और बीजेपी के बीच आपसी जो खींचतान है वो उभर के सामने आए, क्योंकि वो एक नई राजनीतिक संकट पैदा कर देगी। जदयू कभी नहीं चाहेगी कि घोषित तरीके से बीजेपी और जदयू के बीच कोई टकराहट आ जाए। अघोषित तो कई हैं, आज भी हैं और बीजेपी ने ऐसे कई कदम भी लिए हैं जिसके कारण टकराहट जैसी स्थिति दिखती है। लेकिन उन सब पे एक पर्दा रख करके जदयू चाहेगी कि निशांत कुमार के नेतृत्व को उभारा जाए और जो जदयू का जो मूल जनाधार है, उनके पार्टी के लोग हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सबकी एकजुटता कायम रहे, वहां कोई बिखराव नहीं हो। इस समय जदयू को अपने विधायकों, अपने सांसदों, अपने पार्टी पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़े रखना एक टास्क है। ऐसा नहीं कि वो कहीं दूसरे दरवाजा खटखटाने लगे। दूसरी बात है कि क्या जदयू के किसी नेता के लिए बीजेपी भी एक ऑप्शन रखेगी, क्योंकि इस तरह की तो घटनाएं घट ही रही हैं। ऐसे में बीजेपी में बिखराव हो जाएगा। तो कई चिंताएं हैं जदयू की, सभी चिंताओं को लेकर के मीटिंग होने वाला है और उस मीटिंग में जो विधायक दल का नेता होगा, जिसकी भी घोषणा की जाएगी, वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो वही होगा जो निशांत के नेतृत्व को जदयू के अंदर उसको एक फैलाव दे। क्योंकि ऐसे कई महत्वाकांक्षी नेता जदयू के अंदर हैं जो बार-बार 2025 से ही कहा जा रहा था कि निशांत कुमार आएंगे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। तो निशांत के नेतृत्व में जदयू के अंदर भी कई अवरोध अभी भी है, वो रास्ता पूरा क्लियर नहीं है और इसी के कारण कभी निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनने की चर्चा होती थी, कभी नहीं होती थी, क्योंकि उनको चुनौतियां केवल बाहर से ही नहीं, अंदर खाने से भी मिलने वाली हैं। तो इस तमाम पहलुओं पे जो विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन विधायक दल का नेता बने और जब भी 4 मई या उसके बाद जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो उसमें जदयू कोटे से कौन मंत्री बने। बिल्कुल, कल भी जैसे नीतीश कुमार की शॉर्ट फिल्म जब दिखाई जा रही थी तो निशांत कुमार
ने उसके बाद जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि संगठन का ही वो काम करेंगे, अभी फिलहाल राजनीति में इस तरह से अपने जेडीयू के लिए ही काम करेंगे। खैर, राजनीति को अक्सर संभावनाओं का खेल कहा जाता है, जहां समीकरण आखिरी वक्त तक बदलते रहते हैं। वैसे ही एक बदलाव हुआ राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का ताज़ा जो पुनर्निर्वाचन हुआ, इसी राजनीतिक वास्तविकता का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं जो हुई, उसके बीच उन्हें एक बार फिर उच्च सदन का उपसभापति चुना गया। ये उनका लगातार जो है वो तीसरा कार्यकाल है। हाल ही तक राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि हरिवंश का जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी, क्योंकि जेडीयू की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस तरह से कभी जेडीयू तीसरी बार नहीं भेजा था किसी को भी राज्यसभा, लेकिन वो नॉमिनेशन जो प्रेसिडेंट का वो होता है उसके में आए हैं। तो कुछ इसे जेडीयू के भीतर बदलते समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे उनके संसदीय करियर के संभावित ठहराव के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इन सभी अटकलों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक बार फिर से जो सदन के भीतर जो अपनी मजबूत स्थिति साबित करती है, तो सर इसका पूरा एक बार गणित समझा दीजिए, क्या है? देखिए, उपसभापति जो हरिवंश नारायण जी को बनाया गया है, ये तो एक राजनीतिक पद है। ये जो पद है वो कार्य कुशलता या किसी अन्य योग्यता के कारण ही तो मिलता नहीं, ये राजनीतिक पद है। और उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है। इसका मतलब यही है कि राजनीतिक तौर पे आप कह सकती हैं कि बीजेपी ने उन्हें दोबारा बनाया और मनोनीत सदस्य को उपसभापति बनाया। यह संभवतः पहला मौका है जब उपसभापति कोई मनोनीत सदस्य बने। तो ये इसका मतलब यह है कि बहुत ही गंभीर है बीजेपी हरिवंश नारायण सिंह को लेकर के, इतना तो तय है। अब जदयू के माने जाते हैं, जदयू के बागी माने जाते हैं। इस वक्त आप देखें कि जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, नीतीश को एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नीतीश के मार्गदर्शन में बिहार सरकार काम करेगी। जो मुख्यमंत्री आए हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है कि मुझे नीतीश कुमार ने ही सरकार चलाना, काम करना सिखाया। और ठीक उसी तरीके से वो हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति बना दिया गया। एक तो उनको राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद लगे हाथ उनको उपसभापति बना दिया गया। तो ये तो देखिए, एक कहावत है कि एक तीर से दो शिकार करना। बीजेपी ने जदयू के ही तीर से दो शिकार कर लिया। एक मैसेज तो बिहार में आ गया कि जो भी जदयू के जितने भी नेता हैं, पहले अगर नीतीश कुमार उनसे नाराज हो जाते थे, अगर वो बागी होते थे नीतीश कुमार से, तो बीजेपी या समझ लीजिए कि एनडीए में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता था। ये कई उदाहरण है, हमने पहले भी चर्चा किया, आरसीपी सिंह उसके प्रमुख उदाहरण है। लेकिन अब एक तो वो संकेत देना चाहती है जदयू के नेता को भी, कई विधायकों को भी, सांसदों को भी, कई लोगों को, कि देखिए अगर आप अब वो परिस्थिति आ चुकी है जदयू की या नीतीश कुमार की कि अगर वो आपसे नाराज होते हैं तो भी आपकी जो राजनीति है हम उसके लिए स्पेस कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उनके बनाए जाने के बाद, उपसभापति की घोषणा होने के बाद जदयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने ना उनकी तारीफ की है ना आलोचना की है। इसका मतलब वही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जदयू भी ऐसा नहीं चाहती है कि बीजेपी के साथ उसकी जो टकराहट है वो उभर के सामने आए, सार्वजनिक तौर पे आए, मीडिया में आ जाए। क्योंकि अगर टकराहट वाली स्थिति आ जाएगी तो उसके कई राजनीतिक रंग भी चढ़ जाते हैं और फिर कई तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं ना कहीं जदयू के साथ एक सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी बिखराव की। क्या जदयू में फूट होगा? क्या जदयू बिखर जाएगा? तो उन तमाम तरीके की परिस्थितियां ना आए, इसीलिए जदयू मौन है। जदयू कई पहलुओं पे मौन रहेगी। तो एक तो हरिवंश नारायण सिंह को जो बना दिया गया, अगर आप राजनीतिक तौर पे देखें तो ये नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक धोखा ही है। अगर वो नीतीश कुमार का सम्मान बीजेपी करती, नीतीश कुमार के लिए अगर बीजेपी वास्तव में विश्वास की राजनीति करती, तो कम से कम हरिवंश नारायण सिंह को इस तरीके से महत्व नहीं देती। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने हरिवंश नारायण सिंह के तारीफ में कहा है कि उनको जेपी से जोड़ के बताया है और उनको पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जोड़ के बताया है। देखिए, हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो सिताब दियारा के जगदीश टोला के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और सिताब दियारा में 37 टोला है।
जिसमें बिहार भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, राजपूत समाज से आते हैं और वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़े हैं, जो कि समाजवादी नेता माने जाते हैं। जेपी भी गांधीवादी सर्वोदय सिद्धांत पे चलने वाले समाजवादी नेता माने जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि जो हरिवंश ठाकुर हैं, वो एक समाजवादी नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं और उनकी तारीफ करके वो लगे हाथ यूपी के राजपूतों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भी राजपूत नेता की परवाह करते हैं। यूपी में सबसे बड़े जो राजपूत समाज के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके बाद राजनाथ ठाकुर जी हैं, लेकिन वो लोग मोदी मेड नहीं हैं। यूपी में मोदी मेड राजपूत जो नेता है वो हरिवंश ठाकुर ही होने वाले हैं। तो ये भी वहां के एक राजपूत समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, खासकर राजपूत के बहाने सवर्ण को भी, क्योंकि सवर्ण भी जब से यूजीसी बिल आया है, यूजीसी नियम आया है, उसके बाद नाराज है। तो नरेंद्र मोदी एक मोदी मेड राजपूत नेता उभारना चाहते हैं, जो कि समाजवादी मूल्यों की हैं। समाजवादी जो मूल्य है वो हिंदुत्ववादी राजनीति से अलग है, जैसा कि यहाँ नीतीश कुमार की राजनीति थी और जैसा कि यूपी के जो विपक्षी पार्टी उनकी राजनीति है। तो उनकी राजनीति में सेंध लगाने के लिए, सवर्ण समाज और राजपूत समाज को एड्रेस करने के लिए भी मोदी एक हरिवंश ठाकुर से, हरिवंश नारायण सिंह के जरिए इस तरह का मैसेज देना चाहती है, वरना कोई ठोस कारण नहीं है। देखिए, हरिवंश नारायण जी ने जब कृषि बिल आया था, उस समय वो बीजेपी का पक्ष लिए थे, उस समय भी उनकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, एनडीए से नीतीश कुमार निकल के चले गए थे आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास। उस वक्त भी वो उपसभापति के पद पे ही थे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया। ये भी एक माना जा रहा था कि वो जदयू से बागी हो जाएंगे। जब 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो वहां जदयू के ओर से कोई गया नहीं था, विपक्षी पार्टी भी नहीं गया था, जदयू की ओर से भी कोई नहीं गया था, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह वहां पे गए थे। तो लंबे समय से हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में काम करते आए हैं और यही कारण है कि वो जदयू के बागी माने जाते हैं। और इसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश, आज की बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसके बावजूद भी उनको महत्व दिया है। तो जो जिन कामों को लेकर के वो तारीफ प्रधानमंत्री इनकी किया करते हैं, वो सारी बातें तो एक तमिज समझिए कि वो राजनीतिक हैं और जदयू के बागी हैं। अन्य कोई प्रशासनिक योग्यता जैसी तो बात है नहीं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल के समय में उन्होंने कई पार्टियों के बीच संवाद कायम किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये तो एक उपसभापति पद जो पद है उसकी हैसियत से किए, और खासकर वो जदयू के नेता थे, तो एक पार्टी के सदस्य होने के नाते भी किए। अपने आप में तो इस तरह की कोई योग्यता है नहीं। तो और कई ऐसे नेता हैं जिनके संसदीय जो कार्य कौशल है उसकी चर्चा की जाती थी, जैसे कि आप प्रणब मुखर्जी के बारे में कर लें, तो ये माना जाता था कि वो संसदीय कार्य की जो उनकी समझ है, जो उनका अनुभव है, बहुत ही दुर्लभ है। तो उस तरह की कोई योग्यता हरिवंश ठाकुर में नहीं है। तो निश्चित तौर पे हरिवंश नारायण सिंह के जरिए बीजेपी यूपी के अंदर और बिहार में भी एक राजनीतिक मैसेज देना चाहती है और एक तरीके से समझिए कि वो एक नई राजनीतिक चाल की शुरुआत कर दी है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो ये समझिए कि ये दर्शाता ही है कि आने वाले समय में वो नीतीश कुमार या जो जदयू है उसको लेकर के कितना गंभीर है, आने वाली उसकी कैसी रणनीति है। क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेंगे वही बात है, या फिर धीरे धीरे करके वो जदयू को एक हाशिए की ओर, राजनीतिक तौर पे हाशिए की ओर धकेलना चाहती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल एक मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। लालू यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव के बीच हालिया मुलाकात हुई। पार्टी से अलग अलग होने के बावजूद तेज प्रताप के जन्मदिन पर लालू का पहुंचना और साथ में केक काटना साफ संकेत देता है कि रिश्तों की गर्माहट जो है वो बरकरार है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ पारिवारिक स्नेह है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक संदेश छिपा है, क्योंकि अप्रैल में विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और संख्या बल के आधार पर अगर हम देखें तो आरजेडी एक सीट जीत सकता है। ऐसे में अटकलें तेज है कि क्या लालू अपने बेटे तेज प्रताप को एमएलसी बनाकर फिर से सक्रिय राजनीति में लाएंगे? जी, तेज प्रताप के जन्मदिन के अवसर पे लालू यादव वहां गए थे। इससे पहले दही चूड़ा भोज वाले कार्यक्रम में भी गए थे। तो दही चूड़ा भोज वाले कार्यक्रम में जब गए थे चुनाव से पहले, लेकिन उसका कोई राजनीतिक लाभ मिला नहीं था। इस वक्त ये देखिए, अब देखने वाली बात है कि क्या एमएलसी का सीट तेजस्वी यादव
अपने बड़े भाई को सौंपना चाहेंगे। देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है, अब आने वाले समय में कोई निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है अगर आप एमएलसी की छोड़ दें तो। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव की जो अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उनकी कोई भूमिका नहीं है। आने वाले 3 वर्षों तक तो या 4 वर्षों तक उनकी अब कोई भूमिका रह नहीं गई है और इलेक्शन में सिर्फ़ एक एमएलसी का ही इलेक्शन है, जिसमें अगर वो चाहें तो अपने पिता के आशीर्वाद से उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अ, एक तो राजनीति में चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम आया, वो तो उनके पक्ष में रहा भी नहीं और संगठन विस्तार की जहाँ तक बात है, वो भी दिखता नहीं है कि तेज प्रताप यादव जो बिहार की जिस तरीके की राजनीतिक करवट ले रही है, उसमें कोई नई पार्टी खासकर उसके मुखिया जिसके मुखिया तेज प्रताप यादव हैं, उनके लिए कितना स्पेस है। तो जटिल और कठिन परिस्थिति उनके लिए है ही। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वो एक सीट कम से कम अपना सीट ले ले। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पार्टी के सदस्य बन के यानी जनशक्ति जनता दल का विलय हो जाए या वो अपने उनकी जो घर वापसी हो जाए, घर वापसी का मतलब पार्टी में वापसी हो जाए, ऐसा होगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो जहाँ हैं वो अकेले ही जिस स्वरूप में है वो एमएलसी बन सकते हैं। एमएलसी बन के उनका जो करियर है वो एक तरीके से सुरक्षित हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ये नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा पार्टी में आए, क्योंकि दोबारा पार्टी में आने के बाद फिर वही तरीके का नैरेटिव शुरू होगा। वो भी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों पे आरोप लगाएंगे। वो पार्टी का जो नेतृत्व आज के दिनों में जब तेजस्वी यादव के पास चला गया है, पूर्ण रूप से चला गया है, तो एक नया दावेदार आ जाए, ये तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे। लेकिन चुनाव के समय या चुनाव के बाद जिस तरीके से परिवार के जितने भी लोग हैं उन लोगों से तेजस्वी यादव की एक दूरी हो गई थी, तो उस दूरी में जो लालू यादव हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने बेटी के साथ, पत्नी के साथ ही कायम रहे। ऐसा नहीं था, राजनीतिक तौर पे वो हमेशा अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं और परिवार के अपनी बेटी या बड़े बेटे इन लोगों से अलग हट करके जदयू की जो राष्ट्रीय जनता दल की जो कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथ में दे दिए। लेकिन एक पिता के रूप में और एक परिवार के रूप में तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में रहते हैं। ऐसे में आप ये ऐसे में कहा जा सकता है कि जो एक पुत्र मोह के कारण वो ऐसा चाहते होंगे कि ये भी एमएलसी बन जाए, क्योंकि वो विधायक है नहीं। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? क्योंकि क्या मात्र एक ही सीट है आरजेडी के पास और ऐसे भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं इस चुनाव में। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता जो कि आरजेडी के लिए जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, इनको इग्नोर करने का आरोप तेजस्वी यादव पे लग चुका है। खासकर संजय यादव वाला जो विवाद आया है, ऐसे में वो एक सीट अपने भाई को देकर के, वो भी भाई को जो चुनाव के समय में बागी थे या उनको हटाया गया था, जैसा भी कहा जाए, लेकिन वो आरजेडी के सदस्य नहीं थे। उनको देख करके एक नया विवाद भी जन्म हो जाएगा और कहीं न कहीं फिर वही जो दावेदारी है पार्टी के नेतृत्व को लेकर के कि या ये मामला फिर यहीं पे नहीं थमेगा, हो सकता है आगे अन्य भी दावेदारी करने लगे, तो इसके लिए तेजस्वी यादव सहमत होंगे, इसमें शंका है। लेकिन हाँ, ये तेज प्रताप यादव का अपना प्रयास हो सकता है और लालू यादव का एक पिता होने के नाते इस तरह की इच्छा हो सकती है। लेकिन यह ऐसा होना मुझे कठिन लगता है। तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाया जाए। बिल्कुल, राजनीति जैसे संभावनाओं का खेल है, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जो भी संभावनाएं होंगी उस पर जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक लाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।